हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इतिहास अध्ययन की पाठशाला पर, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका वही टॉपिक जो अक्सर आप बार बार पूछते हैं कि सर हमें कौन सी इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए या इतिहास की वो कौन सी पुस्तकें हैं जो आयोग की भी मन पसंदीदा पुस्तकें हैं। यानी इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी यदि चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी की पुस्तक रखी गई है। एनसीईआरटी की पुस्तक को रखने का कारण ये है कि अभी जो हाल ही में जैसे कि नेट का पेपर हुआ था, तो ऐसे बहुत से लोगों के प्रश्न निकल कर आए कि सर हमें कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए। तो इस संदर्भ में मैंने अपने यहाँ के जो हिस्ट्री के एक प्रोफेसर हैं उनका इंटरव्यू लिया था, क्योंकि वो आयोग के थ्रू रहकर पेपर बना चुके हैं बहुत पहले। और उनका जो इंटरव्यू मैंने लिया उसमें उन्होंने यही बताया कि अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जो बुक्स है उनको 3 लेवल में बांटना होगा। पहला जो है वो है एनसीईआरटी की बुक्स, दूसरा है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से संदर्भित पुस्तकें, और तीसरा है आपका स्टेट लेवल पर जो आपकी फेमस बुक है उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि यह आयोग हेतु संदर्भित पुस्तक मानी जाती है एनसीईआरटी, तो इस पुस्तक के द्वारा आप कक्षा 6 से 12 तक के इतिहास को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको इतिहास को बेसिक से जानना होगा। जी हाँ, इतिहास को बेसिक से जानने के लिए आपको एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़नी होगी। बेसिक कवर करने के बाद ही आप उच्च स्तर की पुस्तकों को यदि पढ़ेंगे तो आपका हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो एनसीईआरटी की पुस्तकें नहीं लिए हैं वे ले लें, और अगर जिनके पास ये उपलब्ध नहीं है तो यह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा चैनल है उस पर आपको पीडीएफ रूप में उपलब्ध हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाली जो दोनों भाषा में उपलब्ध होती हैं पुस्तकें, वो आप ले सकते हैं। आयोग द्वारा दूसरी संदर्भित पुस्तकों में यही पुस्तकें हैं, और जो नेशनल लेवल पर होती हैं इसी आधार पर इनको रखते हुए उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर आप दोनों भाषा में जो हिस्ट्री की बुक्स उपलब्ध हैं उन्हें आप ले सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि पहली बात तो ऑथेंटिक बुक्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और ऑथेंटिक जो बुक्स है उसमें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इसमें भूपेंद्र सिंह है, सतीश चंद्रा है, विपिन चंद्रा है, और भी ऐसी जो पुस्तकें हैं उनमें से आपको एक पुस्तक आपको चुननी होगी। याद रखिए कि ये पुस्तकें इस कारण भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि पुस्तकें न केवल ऑथेंटिक होती हैं, और दूसरी बात है कि ये आयोग की दृष्टि में भी काफ़ी हद तक प्रचलित रहती है, और उन्होंने काफ़ी समय से इन्हीं से प्रश्न बनाए होते हैं। तो ऐसी पुस्तकें अगर आपने ले रखी हैं तो ये बेनिफिट नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों पर फिट बैठती है। तो अगर आपने पुस्तक नहीं ली है और इसमें से अगर कोई भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनमें से कोई एक पुस्तक ले सकते हैं। दूसरी बात है हिंदी मीडियम की जो बुक्स है हिंदी भाषी क्षेत्रों में जैसे कि स्टेट लेवल पर ज़्यादा चलती है। तो एग्जाम्पल पर जैसे पप्पू सिंह प्रजापति की बुक जो राजस्थान के लोग जो भी पढ़ते हैं हिस्ट्री को, तो वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ से प्रश्न आते हैं। और चूँकि अभी हाल ही में एक उनकी अपडेट जो पुस्तक आई है प्राचीन भारत की, तो वो आप जान सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको इसी जो प्राचीन भारत की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें उसमें बताना चाहेंगे। और इसी तरह से आपकी जो सौरभ चौबे की कोई पुस्तक आती है प्राचीन भारत की, वो यूपी में जितने भी लोग पढ़ते हैं, चाहे यूपी हो दिल्ली हो, वैसे तो ज़्यादातर यूपी के जो बच्चे हैं वो सौरभ चौबे की पुस्तक को पढ़ते हैं, लेकिन बाकी आपके स्टेट में भी इस पुस्तक को पढ़ा जाता है और यह प्रचलित भी है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि पुस्तकें कोई भी हों, अगर जैसे कि आप जो पढ़ते हैं पुस्तकें उनको लगता है कि इसमें गलती है उसमें गलती नहीं है, तो ऐसा नहीं है, दोनों में ही गलती आपको मिलती है। और जो भी काफ़ी समय से पुस्तक पढ़ रहे हैं
उन्होंने देखा होगा कि केसी श्रीवास्तव की पुस्तक में भी कुछ गलतियां हैं और बाकी जो राइटर्स हैं उनके में भी कुछ ना कुछ गलतियां आपको मिल जाएंगी। तो आप इन बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आंसर या जो भी तैयार करते हैं उस बेस पर आपको गलतियों को जानना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपके पास 2 बुकें रहती हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। अन्यथा आपने यदि कोई हिस्ट्री का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है या आप किसी से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा एक बेनिफिट होता है कि अगर आपका कहीं कन्फ्यूज़न होता है या गलत है तो वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अगर आप हमारे जो टेलीग्राम इतिहास अध्ययन की पाठशाला में आते हैं तो वहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका कोई भी इशू होता है अपने टॉपिक को लेकर या क्वेश्चंस को लेकर, तो वहाँ पर हम चर्चा भी कर लेते हैं और काफ़ी लोग मिल जाते हैं। तो हमारे पास ये रहता कि जैसे बहुत से बच्चे हैं तो उनके पास अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं और हमें जो सपोर्ट मिलता है उसके माध्यम से भी हम आपके जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारत की जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको अब हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारी जो सबसे फेमस बुकों में है वो है केसी श्रीवास्तव। ये सर्वाधिक मात्रा में पढ़ी जाने वाली प्राचीन भारत की सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है और जो भी जो सिलेक्शन हुए हैं वो आज से नहीं, मतलब देखा जाए तो ये जो पुस्तक है ये काफ़ी समय से प्रचलित है प्राचीन भारत की और इसे ही लोग पढ़ते आए हैं, लोगों ने सिलेक्शन लिया भी है। कारण ये कि जैसे कि जिस समय ये पुस्तक आई थी उस समय इतनी टफ नहीं आते थे क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि अगर आते भी थे तो अगर आपने इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ा तो आप इसको कवर कर सकते थे। इस पुस्तक को पढ़ने का सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक इजी लैंग्वेज में है, कहानी की तरह है और आप इसको अगर पढ़ते भी जाएंगे तो आप बिल्कुल 80 से 90% तक कवर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैटर ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप कोई भी चीज़ याद नहीं कर पाते इतना ज़्यादा। तो हिस्ट्री चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट हो है वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और आप कितना भी पढ़ लें आपका कुछ ना कुछ रह जाता है या कुछ ना कुछ आप याद नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा इस बात के लिए थोड़ा सा आपको लगता है कि ये पुस्तक काफ़ी मोटी है या आपके दिमाग में आता है कि मैं इसको कैसे पढ़ूँगा, तो अगर आप कहानी की तरफ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके जहन में तो कुछ ना कुछ नहीं तो 50 से 60% तो बैठ ही जाता है। लेकिन ये कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आप डेफिनेटली है कि आप 80 से 90% भी कवर कर सकते हैं। तो केसी श्रीवास्तव की जो पुस्तक है, चूँकि इनकी अभी एक जो पुस्तक आई है उसी का मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर शो किया है, क्योंकि इससे पहले भी जो पुस्तक आई थी वो उसका कवर दूसरा था। बस ये कि अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन अपडेट पुस्तक के रूप में अगर आप इसे देख रहे हैं तो शायद इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपको अपडेट चीज़ मिलेगी। जो भी सिलेक्शन लिए हैं उनके पास भी ये पुस्तक है तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है। बस ये कि पुस्तक का जो कवर है वो चेंज कर दिया गया है, थोड़ा बहुत पेजेस जैसे होते हैं, पेजेस का जो रंग है, क्वालिटी है, उसमें चेंजेस हैं, बाकी पुस्तक तो वैसी ही है। और अगर बात कर लें अपनी नेक्स्ट बुक उपिंदर सिंह की, तो बताना चाहेंगे कि यह पुस्तक अपने आप में एक बेहतरीन पुस्तक है। जी हाँ, यह पुस्तक आपको इसलिए बेहतरीन लगेगी क्योंकि इसके पेज की जो क्वालिटी है, रंगीन चित्रण है, कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, सभी बेस्ट है। और आने वाले जो समय में इस पुस्तक से बहुत से प्रश्न आ रहे हैं। जी हाँ, इस पुस्तक से बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो जो आप NCERT पढ़ते हैं वो भी कवर अप कर लेता है, लेकिन जो प्रश्न आ रहे हैं जैसे नेट में हो या GIC हो या PGT हो, TGT हो, तो उसको भी ये कवर कर रही है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि ये इस पुस्तक से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उपिंदर सिंह चूँकि एक जानी मानी लेखिका भी हैं और इन्होंने जो भी रिसर्च के बेस पर लिखा है या जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको बड़ी सुंदरता से इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो काफ़ी रोचक भी बन जाता है कि अगर कोई भी पुस्तक इस तरह से रोचक हो देखने में और उसके कंटेंट में, हर चीज़ में, तो आपको पढ़ने के साथ साथ आपको आकर्षित भी करती है। दूसरी बात ये कि A1 जो क्वालिटी है, चाहे हर चीज़ की हो, लेखन शैली की भी हो, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। और यहाँ से प्रश्न चूँकि आ रहे हैं नेट के पेपर में, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम में, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप प्राचीन भारत की कोई भी पुस्तक लेते हैं तो उसमें जो बेस्ट बुक है उसमें टॉप पर तो फिलहाल आपकी उपिंदर सिंह की ही पुस्तक है।
हाल ही में जो नेट के क्वेश्चंस आए वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे और आने वाले समय में भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बात कर लें अपने रामशरण शर्मा की पुस्तक की, तो दोस्तों रामशरण शर्मा की जो पुस्तक है वो किस हद तक आपको लगता है कि क्या सर ये हमें लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सर इस पुस्तक से हमारा जो बीए है एमए है, तो वो देखिए आपकी बात सही कि बीए और एमए के लिए है, लेकिन अभी जो ओल्ड एनसीईआरटी की पुस्तक आती है, जो भी पुस्तकें आती हैं ऑक्सफोर्ड वाली, तो उन दोनों से ही ये नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। जी हाँ, प्रश्न आते हैं, बिल्कुल प्रश्न आते हैं और हाल ही में नेट में भी यहाँ से प्रश्न आए हैं। अब इस पुस्तक से आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, यूपीएससी लेवल से भी आपका इसमें से प्रश्न आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। बस ये है कि अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आपने अगर पढ़ी है अच्छी बात है, और अगर आप कोई नहीं लेना चाहते हैं तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो देखिए आप इस पुस्तक को पढ़ लिए हैं तो आपको एक पुस्तक बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप अपडेट पुस्तक नहीं लेते हैं तो आपको पहली बात तो कि जो ऐसे कई क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको एक पुस्तक लेनी होगी जो अपडेट भी हो और जहाँ से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे उपिंदर सिंह की बात कर ले तो यहाँ से आपके अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हमारी जो अन्य पुस्तकें जैसे कि प्राचीन भारत की सौरभ चौबे की पुस्तक है, यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं, और प्राचीन भारत की जो पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक है वहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो आप के लिए इनमें से कोई भी एक पुस्तक ले सकते हैं, और यहाँ से जो प्रश्न आ रहे हैं उसके जो बेनिफिट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ पुस्तकें जैसे नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ठीक होती हैं, कुछ पुस्तकें आपके टीजीटी पीजीटी जीआईसी और कुछ पुस्तकें यूपीएससी के लिए बेस्ट होती हैं। तो उस आधार पर आपको जो पुस्तक है उनका चयन करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको हर एक पुस्तक में मतलब एक ही पुस्तक पढ़ लें तो हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि सबका टॉपिक और जो भी क्या कहते हैं जैसे कि कितना किस में आता है, ठीक है, तो जैसे नेट में है उसमें आपका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा आता है और काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ है, तो उसके आधार पर आपको वैसी पुस्तक पढ़नी होगी। लेकिन रामशरण शर्मा की पुस्तक से ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। आपका प्रीलिम्स जो आप तैयार करते हैं या मेंस तैयार करते हैं या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पुस्तक रामशरण शर्मा की पुस्तक अच्छी है और आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। बात कर लें एस.के. पांडे की पुस्तक की, तो एस.के. पांडे की पुस्तक सिविल सर्विसेज सेवा के लिए अवश्य लिखी गई है, लेकिन आपको यहाँ से नेट और टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए उपयुक्त कंटेंट मिल जाता है। जी हाँ, या आपको इसमें जो पाषाण काल जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, ऋग वैदिक काल जो मिलेगा वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। यानी इन्होंने जो भी लिखा है ना ज़्यादा कम लिखा है ना ज़्यादा अधिक लिखा है। और इस पुस्तक से अगर आप पढ़ते हैं, जैसे होता है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसको पढ़ना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी आप तैयारी करते हैं उसमें जो आपका कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, और नेट में भी ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। पाषाण काल इन्होंने बहुत अच्छा जो दिया है, या ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, तो वो आपको यहाँ पर बेहतरीन मिल जाता है। बात करें प्राचीन भारत की अन्य पुस्तक की, तो उसमें आपका जो पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक आ रही है उसमें जो कॉन्सेप्ट है, जी हाँ, कॉन्सेप्ट और फैक्ट बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं, और कॉन्सेप्ट का जो जोड़ा गया है कॉन्सेप्ट को, उसमें यह है कि कई पुस्तकों से इसको संदर्भित करते हुए पप्पू सिंह प्रजापति ने इसको लिया है, ताकि पहली बात तो वे एक पुस्तक बनाना ऐसी चाहते थे कि जो भी पढ़े इस पुस्तक को उसे अन्य किसी पुस्तक के पास मतलब लेना नहीं चाहिए और अन्य किसी पुस्तक के पास जाना नहीं चाहिए। कारण ये था कि बहुत सी लोगों के पास पैसों की कमी होती है, तो पैसों की कमी के कारण अब उनके वो सोचते हैं कि मैं ये पुस्तक ले लूँ, इसमें मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। तो उस हिसाब से इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, आपको सब चीज़ यहाँ पर मिल जाए, इसलिए इन्होंने जो कॉन्सेप्ट पर किए बनाए हैं वो आपको पूरे के पूरे यहाँ पर मिल जाते हैं, और आपको यह एक अपडेट पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है। कारण ये है कि हमारे पास जो भी ओल्ड पुस्तकें हैं उनमें उस हिसाब के जैसे आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस आधार पर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इसमें अपडेट पुस्तक में इसमें नहीं है और हमें कौन सी अपडेट पुस्तक लेनी चाहिए। तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी जीआईसी, सभी के लिए ये पुस्तक अच्छी है। लेकिन बात ये होती है कि हम जो टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए जो लेते हैं वो एवरेज पुस्तक को लेते हैं। जी हाँ, एवरेज पुस्तक, यानी हम
इस प्रकार से लेते हैं कि हमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, हमें उतना सेलेक्टेड चीज़ पढ़नी पड़े जितना हमारे टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए कवर अप हो जाए। तो जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और कॉन्सेप्ट इसलिए मायने रखता है क्योंकि उसमें सारे जो आजकल क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। तो हमें जो प्राचीन भारत की जो पप्पी सिंह प्रजापति की पुस्तक है, जिसके पास नहीं है उसको लेना चाहिए। और अगर वो नहीं ले सकता है तो जो भी उसके पास पुस्तक है उससे ही 2 से 4 बार आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं 10 बार अध्ययन कर लीजिए। तो देखिए, अगर आपके पास 3 महीने का टाइम है तो क्या आप एक पुस्तक को 10 बार पढ़ सकते हैं? शायद ही पढ़ लें, वैसे तो नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आपने 2 बार अच्छे से पढ़ ली है उस पुस्तक को तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे 10 बार पढ़ें, क्योंकि आपके पास मध्य भारत को भी पढ़ना रहता है, आधुनिक भारत को भी पढ़ना रहता है, और अगर आप विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो उसे भी पढ़ना रहता है। प्लस आपको उसमें से क्वेश्चंस खुद भी डेवलप करने होते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर आपने कहीं नोट्स बनाया है उसे भी पढ़ना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अगर 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने में करनी होती है तो हम वो चाहते हैं कि वो चीज़ बेस्ट हो। अगर हम 10 बार एक ही पुस्तक को पढ़ेंगे या 10 बार दूसरी पुस्तक को पढ़ेंगे या तीसरी पुस्तक को पढ़ेंगे, अगर वो आपको अच्छे से रट भी जाए तो भी क्या डेफिनेटली आपको ये विश्वास है कि मैं इसमें अपना 80% या 90% कवर कर पाऊँगा? यदि आप कवर कर पाएंगे तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी पुस्तक 2 से 3 बार पढ़ते हैं और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जैसे होता है कि हमने एक चैप्टर पढ़ा उसी के क्वेश्चन कई जगह से देखे और खुद अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस जैसे हमने बना लिए कि ये यहाँ से पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी तैयारी कराता है वो तो चलो अपनी दृष्टि से कराता है, लेकिन हमारा क्या दृष्टिकोण है ये भी बहुत मायने रखता है कि हम भी एक जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं कि हमने पढ़ा, उसी आधार पर मैंने पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद आगे बढ़े। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना चाहिए कि हम भी क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए हम एक आयोग की तरह सोच रहे हैं तो हमारा क्या सोचना है कि इस तरह से केवल एक ही तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन तो हर तरीके से पूछा जा सकता है। तो जब भी पढ़ें, चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर जरूर हल करें। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर हल नहीं करते हैं, तो फिर ये चीज़ बाद में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो बात कर ले नेक्स्ट की, तो सौरभ चौबे जी की पुस्तक है प्राचीन भारत की। काफ़ी लोगों के पास ये पुस्तक है भी और पढ़ते भी हैं। इस पुस्तक का कारण जो है, इन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी फैक्ट रखे हैं वे कंपटीशन के आधार पर ही आपको इसमें एवरेज मात्रा में मिल जाएगा। जी हाँ, जैसे होता नहीं कि आपने किसी श्रीवास्तव की पुस्तक ले ली या रामचरण शर्मा की पुस्तक, तो कॉन्सेप्ट तो भाई बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है और कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो वो चीज़ सौरभ चौबे ने यहाँ से थोड़ा सा कम किया है। यहाँ पर आपको जो भी पुस्तक दी है उन्होंने, उसमें ये आपको दिया गया है कि आप इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। जी हाँ, आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मिस्टेक्स की। तो भाई मिस्टेक्स तो आपको सब में मिलेगा। जो प्राचीन भारत की आप पप्पू सिंह प्रजापति की पढ़ रहे हैं उसमें भी मिलेगा, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई सौरभ चौबे में भी है तो उसमें भी मिलेगा। अब कहीं ना कहीं तो आप का स्टेट लेवल कहीं ना कहीं टकरा जाता है। अगर जो राजस्थान के पढ़ रहे हैं तो उनको तो पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक पढ़नी चाहिए, जो यूपी के पढ़ रहे हैं उनको सौरभ चौबे की पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो ये आप अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा विराम देते हुए एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी पुस्तक पढ़ें उसमें क्या गलती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास अन्य पुस्तकें हैं तो आप उससे मिला सकते हैं, अगर नहीं है तो कोशिश करिए कि उनका क्या कहते हैं गलतियां कहाँ पर हैं। जी हाँ, गलतियां कहाँ पर, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत बड़ा इशू होगा और इफ़ेक्ट भी डालेगा। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करें, तो ऐसे टाइम पे अगर आपके दोस्त हैं या आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो उस माध्यम से आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर प्रश्न होते हैं और चर्चा होती है तो ये चीज़ खुलकर सामने आती है। और अगर आप फेसबुक पर भी जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ऐसे जो भी टीचर जैसे पप्पू सिंह प्रजापति हैं या सौरभ चौबे हैं, इनका भी अपना क्या कहते हैं और जो भी राइटर्स हैं उनकी भी अपनी क्या कहते हैं फेसबुक है या उनका जो भी सोशल मीडिया पर जो बातचीत का दौर रहता है, तो उस माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं, जान सकते हैं। और हमारा काम देखिए पढ़ना तो रहता ही, वो बात अलग है, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होता है कि हम जो पढ़ें वो सही हो। और एक तरह से देखा जाए कि जितना भी पढ़ा गया है या जो भी पढ़ा गया उस पर एक बार पुनर्विचार जरूर होना चाहिए कि हमने ये पढ़ा है
और इस पर हमारा क्या विचार है। कुषाण है, मौर्य है, गुप्त है, ठीक है। तो पढ़ लेने के बाद ऐसा तो फिलहाल बहुत कम ही लोग होता है कि जो पुनर्विचार कर पाए। केवल पढ़ा और पढ़ने के बाद रट्टा मारा, क्वेश्चन आंसर किया, बस काम खत्म। पुनर्विचार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई आपने अगर किसी से डिस्कशन किया है तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठी रहेगी। और जब आप कभी इसका अगर इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर आपसे चाहे भले इसका क्वेश्चन पूछा जाए ना पूछा जाए, तो वो चीज़ दिमाग में रहता है। क्योंकि जब आप किसी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं तो वो आपको क्लियर भी होता है कि मेरी कितनी जानकारी है, उनकी कितनी जानकारी है, मेरी और उनकी जानकारी में क्या अंतर है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले पुस्तक है वह है हरीशचंद्र वर्मा की पुस्तक का। यह पुस्तक काफ़ी लंबे समय से लोग पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ से भी लोगों ने पढ़कर सिलेक्शन भी लिया है। तो जिस तरह से आपका केसी श्रीवास्तव का स्थान प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तकों में है, उसी प्रकार से हरीशचंद्र वर्मा का स्थान भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पुस्तकों में है। दोस्तों, यह पुस्तक आपको हिंदी भाषा में उपलब्ध होती है और यह 2 वॉल्यूम में आती है। अगर बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। बस कुछ मिस्टेक्स आपको जिस प्रकार से हर पुस्तक में मिलती है इसमें भी मिल जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें आपको अगर देखा जाए तो फैक्ट भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन फैक्ट उसी प्रकार से उभर कर नहीं आते जिस प्रकार से आपको एस के पांडे और आपको सौरभ चौबे की पुस्तकों में मिल जाता है। बाकी पुस्तक बहुत ही ठीक है और बहुत ही अच्छी है, रोचक भी है और लोग इसको पढ़कर जो सिलेक्शन लिए हैं उनका भी कहना है कि पुस्तक काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें कि ये किस एग्ज़ाम के लिए है, तो दोस्तों जो भी लोग नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग भी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं मेंस वगैरह की या प्री की, तो उनके लिए भी ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट हमारी है इरफान हबीब की पुस्तक का, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत। दोस्तों, यह पुस्तक भी मध्यकाल पर एक चर्चित पुस्तक मानी जाती है। यहाँ से भी आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे वह नेट असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूपीएससी का हो या अन्य एग्ज़ाम्स का, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इरफान हबीब की जो पुस्तकें हैं, वह एक चर्चित पुस्तकें इसलिए हैं क्योंकि इरफान हबीब भी एक अच्छे इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं और इनका जो मध्यकाल पर है पकड़ वह बहुत ही शानदार है। साथ ही कहीं यह पुस्तक अगर आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है और हिंदी इंग्लिश के होने के साथ ही साथ यह जहाँ तक अगर आप बात करें तो ये आयोग के लिए भी एक बेटर उदाहरण के तौर पर पेश है। यानी आपको आयोग यहाँ से प्रश्न इसलिए देता है क्योंकि एक तो ये हिंदी इंग्लिश लेवल पर है और एक अच्छा विश्लेषण भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपको एक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की जो कि इन्हीं की एक पुस्तक आती है वह भी है और इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे भी। और बात करें तो वहाँ से भी आपका जो अर्थव्यवस्था का जो एक पार्ट है मध्यकालीन भारत का, तो वहाँ पर आपको जो अर्थव्यवस्था से संदर्भित क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। सामाजिक तौर पर भी जो क्वेश्चन आते हैं मध्यकाल के वह भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अच्छे खासे प्रश्न इस पुस्तक से मिल ही जाते हैं और जो भी लोग नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी ये प्रश्न इस पुस्तक से आ जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली पुस्तक का। नेक्स्ट हमारी जो पुस्तक है वह है मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा की पुस्तक। जिस प्रकार से उपेंद्र सिंह का प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आपकी जो पुस्तकें हैं उसमें सतीश चंद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पुस्तक आपको 2 वॉल्यूम में और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की भाषा में उपलब्ध हो जाती है। यह पुस्तक नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए बेटर मानी जाती है। वहीं अगर बात करें इन्हीं की जो पुस्तक आती है ओरिएंट ब्लैक स्वान की पुस्तक यानी सतीश चंद्रा की, वही इन्हीं की पुस्तक जो कि ओल्ड एनसीईआरटी से मैच करती मिल जाती है। लेकिन आपकी जो वह पुस्तक है वह आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बेटर है, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपको यही पुस्तक लेनी चाहिए। तो जो हमारी नेक्स्ट लाइन में जो सबसे पहली पुस्तक है वो है बीडी महाजन की पुस्तक है और यह पुस्तक भी टॉपर्स के लिए एक विशेष स्थान रखती है। एक संतुलित और सामान्य भाषा शैली के साथ इस पुस्तक को लिखा गया है
और यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पुस्तक आपको BA, MA और TGT, PGT, GIC के लिए तो बेस्ट है ही है, लेकिन जो आप नेट की तैयारी करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं उसके लिए एक एवरेज बुक है। अगर आप इसके स्थान पर अगर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप या तो SC वर्मा की पुस्तक ले सकते हैं, या तराइन से पानीपत पुस्तक ले सकते हैं, या आप JL मेहता की जो कि सबसे बेटर पुस्तक मानी जाती है उसे ले सकते हैं। अगर बात करें कि ऐसा क्योंकि कारण यह है कि जो अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं वो विस्तृत रूप से आपको अगर कहीं मिल सकता है तो वो इन्हीं पुस्तक में मिलेगा। बाकी अगर आप TGT, PGT और GIC से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो VD महाजन की पुस्तक बेस्ट है। और बात करें अगर अपनी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक की नेक्स्ट है जो कि मुगल कालीन भारत पर, तो यह पुस्तक आपको विस्तार रूप से मुगल काल है उसके सारे संदर्भ को प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ देखा जाए तो कॉन्सेप्ट के रूप में ये जो नपातुल्ला है अच्छा विवरण इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये पुस्तक भी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और UPSC के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेटर है। नेक्स्ट बात करें मध्यकालीन भारतीय के जो बृहद इतिहास की पुस्तक है वो है JL मेहता की पुस्तक। दोस्तों यह पुस्तक मध्यकाल के इतिहास के रूप में सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, और कारण यह है कि इसमें जितना भी आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट है वो आपको बेहतरीन मिल जाता है, और यह आपको 3 वॉल्यूम में मिलेगी। साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी। जो ये पुस्तक है इसमें आपको मध्यकाल का जो विस्तार रूप आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक कहानी के तौर पर एक सामान्य लैंग्वेज में, जिस प्रकार से आप प्राचीन भारत में किसी श्रीवास्तव को पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। और बात करें कि ये पुस्तक किन एग्जाम्स के लिए बेटर है, तो दोस्तों ये पुस्तक UPSC और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेस्ट मानी जाती है। यदि आप GS के लिए ले रहे हैं UPSC प्रीलिम्स में तो आप उसके लिए SC वर्मा की जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो SC वर्मा की बुक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि आपके पास समय ज़्यादा है और अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो ये पुस्तक सबसे बेहतर मानी जाती है। और कॉन्सेप्ट के तौर पर अगर जो लोग नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पुस्तक अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट बुक है हमारी हरवंश बुखिया की, जो कि सेकंड लाइन में लास्ट बुक है। दोस्तों ये पुस्तक UPSC यानी सिविल सर्विसेज के लिए लिखी गई पुस्तक है, और यह पुस्तक आपको पढ़ने में बेटर मिलेगी जो लोग भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के तौर पर इसमें आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट अच्छे मिल जाते हैं, और बाकी एग्जाम्स के लिए यह एक एवरेज बुक हो सकती है, लेकिन जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुस्तक बहुत ही अच्छी है, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी जो लास्ट लाइन में सबसे पहले पुस्तक है वह है SK पांडे की पुस्तक। तो दोस्तों SK पांडे की पुस्तक आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर जो है उसमें आपको एवरेज मिलेगा, ठीक ठाक आपको कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। फैक्ट के तौर पर यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है, और सिविल सर्विसेज के लोग जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पुस्तक बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या TGT, PGT, GIC के लिए तैयारी कर रहे हैं और फैक्ट के तौर पर अगर कोई अच्छी बुक लेना चाहते हैं तो वो SK पांडे की बुक एक अच्छे फैक्ट के तौर पर मानी जा सकती है। आप इस पुस्तक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपनी तराइन से पानीपत पुस्तक की, जो कि पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक है, और यह 1191 से 1526 तक यानी बाबर के टाइम के तक आपको देखने को मिल जाता है इसमें इतिहास। इन्होंने अपनी पुस्तक में काफ़ी मेहनत की है और यहाँ पर आपको फैक्ट अच्छे देखने को मिल जाते हैं। कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है जिस प्रकार से, लेकिन फैक्ट के तौर पर इनकी पुस्तक जो है इन्होंने बहुत ही उसी हिसाब से लिखा है जैसे कि आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी इस तरह के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपनी अगली पुस्तक के लिए भी, जो कि मुगलकालीन भारत के लिए इनकी प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको भी इन्होंने तैयार कर लिया है। आने वाले समय में ये पुस्तक आपको देखने को मिलेगी ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पूर्व पुस्तक यानी तराइन से पानीपत में जो कार्य किया है उसे भी इसमें जारी रखेंगे। और पहली बात तो है कि ये एक अपडेटेड पुस्तक है, आप इस पुस्तक को लेना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी अगर आप और पुस्तकें भी अगर आपने ली हैं तो देख सकते हैं, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अपडेट पुस्तक इसीलिए लेनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं उनमें क्या नयापन है या कुछ ऐसी नई खोजें जो भी हुई है उसके लिए आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। बात करें अगर हम अपने नेक्स्ट बुक की तो वो है मध्यकालीन भारत, सौरभ चौबे की पुस्तक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये, और यहाँ भी आपको जो पुस्तक देखने को मिलेंगे ये पुस्तक भी स्टेट लेवल पे तो अच्छी है ही है। काफ़ी लोग
यानी ऑल इंडिया के बेस पर जो भी लोग हिंदी मीडियम में हिस्ट्री की तैयारी करते हैं वहाँ भी इस पुस्तक को लेते हैं। और इस पुस्तक में भी आप देखेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा मिल जाता है, फैक्ट भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। बाकी स्टेट लेवल पे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी हो या टीजीटी हो, जीआईसी हो, उसके लिए पुस्तक अच्छी है। आप इस पुस्तक को भी ले सकते हैं, जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन पुस्तकों में गलतियों की। तो आपको हर एक पुस्तक में, चाहे वह कोई भी पुस्तक आप मध्यकालीन भारत के लेते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक्स मिलेगा ही। तो आप इसके लिए आप कोशिश करिए कि जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ने के साथ साथ उसके साथ आपके पास 2 पुस्तकें अवश्य उपलब्ध हों, जिससे आपकी जो भी गलती एक पुस्तक में हो वह दूसरे से कवर हो सके। और ज़्यादातर जो गलतियां होती है वो प्रिंटिंग के बेस पर होती हैं, वो बात मान सकते हैं। अगर फिर भी अगर कहीं ना कहीं लेखक की तरफ से जो भी गलती हो गई हो, उसके लिए भी आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। तो इसलिए आपको 2 पुस्तकें लेनी ही चाहिए कम से कम, मेरा मानना है। तो फैक्ट के तौर पर अगर आप लेना चाहते हैं तो अलग बात अलग है, अगर कॉन्सेप्ट के तौर पर आप बात लेना चाहते हैं तो अलग है। लेकिन कॉन्सेप्ट और फैक्ट के लिए एक पुस्तक अवश्य होनी ही चाहिए। तो अब देख लेते हैं आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम आपको पुस्तकों के नाम बता दे रहे हैं और फिर इनसे जुड़ा एक मिक्सअप कमेंट ले लेते हैं, ताकि जो वीडियो लंबा हो रहा है वो थोड़ा छोटा हो जाए। तो इसमें सबसे पहले जो पुस्तक है वो है विपिन चंद्रा की पुस्तक आधुनिक भारत की, और फिर नेक्स्ट पुस्तक है हमारी राम लखन शुक्ला की आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद है प्लासी से विभाजन तक की शेखर बंदोपाध्याय। नेक्स्ट हमारी है आधुनिक भारत का इतिहास, जो पुस्तक है वो है बीएल ग्रोवर की। और जो नेक्स्ट लाइन में है वो है एसके पांडे की आधुनिक भारत। फिर उसी के बाद आधुनिक भारत है अरविंद भास्कर की, और नेक्स्ट उसी के बाद है भारत का स्वतंत्रता संग्राम अरविंद भास्कर की। और उसी के बाद नीचे है भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की, और फिर है परीक्षा वाणी की, जो बौद्धिक प्रकाशन की पब्लिकेशन की पुस्तक है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो पुस्तक है विपिन चंद्रा की पुस्तक, वो है एक बहुत ही चर्चित पुस्तक मानी जाती है। और इस पुस्तक की बात करें तो इसे लिखने वाले जो विपिन चंद्रा हैं वो एक इतिहासकार के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और साथ ही इनकी जो पुस्तक है वो यूपीएससी लेवल को जो भी प्रश्न आते हैं, मेंस है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है, उसके लिए जो बुक्स है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और यहाँ से आप अगर तैयारी करते हैं, या जो लोग इतिहास को कह सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को अगर समझना चाहते हैं, तो इस माध्यम से ये तैयारी कर सकते हैं। बात करें कि यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं क्या सर जी, या नहीं आते हैं, तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है, बाकी जो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। और बात करें अगली पुस्तक की राम लखन शुक्ला की, तो ये भी लोग यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो लोग इस पुस्तक को पढ़ते हैं। बाकी नेट जेआरएफ वाले भी इस पुस्तक को लेते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन इस पुस्तक में गलतियां हैं, और गलतियां जो भी हों उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने आधुनिक भारत का इतिहास में केवल यही एक पुस्तक पढ़ लें तो फिर आपके लिए थोड़ा सा सचेत होने के लिए ज़रूरी है। अगर आप इस पुस्तक के तौर पर इसकी जगह अगर कोई पुस्तक लेना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको अगर फैक्ट के तौर पर देखें तो स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है और लोग इसे पढ़ते हैं। अगर कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ना चाहते हैं तो आप आधुनिक भारत की अरविंद भास्कर की पुस्तक ले सकते हैं। इस पुस्तक को जो राम लखन शुक्ला की जो पुस्तक है, इसे अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी गलतियाँ हैं, या आपको अगर आप एक अच्छे आपने इसको पढ़ा है इतिहास को, आधुनिक भारत के इतिहास को, तभी आप इस पुस्तक को लीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस पुस्तक को लीजिए। बाकी आप प्लासी से विभाजन तक की जो पुस्तक है उसे ले सकते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट बुक की, तो बीएल ग्रोवर की बुक भी अच्छी होती है और आप इसे भी ले करके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनके लिए प्लासी से विभाजन तक की पुस्तक सबसे अच्छी मानी जाती है। और इस पुस्तक के साथ ही साथ आप अरविंद भास्कर की आधुनिक भारत की पुस्तक भी ले सकते हैं। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन रहे हैं और आ भी जाते हैं, और कॉन्सेप्ट जो मिलता ही है उसके साथ फैक्ट भी अच्छा मिल जाता है। तो आप इन दोनों में से कोई पुस्तक ले सकते हैं अगर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी जीआईसी फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम के साथ आधुनिक भारत के इतिहास की जो आपकी एसके पांडे की पुस्तक है वो भी अच्छी है। और नेट जेआरएफ के लिए भी क्या कहते हैं, आपकी स्पेक्ट्रम या बौद्धिक प्रकाशन की परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं, और आपकी एसके पांडे भी ठीक है।
लेकिन कॉन्सेप्ट भी आता है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट के लिए आपको जो बताया है प्लासी विभाजन और आधुनिक भारत अरविंद भास्कर की, तो उसके लिए आप इनको इन दोनों पुस्तक में से कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। अगर फैक्ट के तौर पर देखना चाहते हैं, फैक्ट के तौर पर सर जी कौन सी अच्छी पुस्तक है, तो इसमें आपके लिए स्पेक्ट्रम और आपकी आधुनिक भारत की इतिहास की परीक्षा माणी की पुस्तक और आधुनिक भारत की ही हमारी जो एस.के. पांडे और अरविंद भास्कर की पुस्तक है। काफ़ी लोग अरविंद भास्कर की पुस्तक को इसमें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस पुस्तक से आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं और एक अच्छा कंटेंट भी मिल जा रहा है, अपडेट भी पुस्तक है, तो इस वजह से लोग इस पुस्तक को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बाकी अभी सबसे ज़्यादा बिकने में अगर देखा जाए तो इसमें आपकी स्पेक्ट्रम के बाद अगर कोई पुस्तक आती है सबसे ज़्यादा बिकने में, तो वो है या तो आपकी आधुनिक भारत की अरविंद भास्कर की पुस्तक है, और या फिर आपकी इस समय जो नेक्स्ट बुक है तो वो है आपकी परीक्षा माणी की। तो इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं आधुनिक भारत के इतिहास के लिए वो आप ले सकते हैं, और इन्हीं में से आपको तैयारी भी करनी चाहिए कोई भी एक पुस्तक लेकर के। बस आपको ये जान लेना है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उस आधार पर आपको अपनी वो पुस्तक लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अभिलेख, सिक्के और कला संस्कृति से संबंधित प्रमुख पुस्तकों की। तो इसमें आपकी सबसे पहले है परमेश्वरी लाल गुप्ता की पुस्तक, और ये पुस्तक आपको 2 वॉल्यूम में मिल जाती है। प्राचीन भारतीय अभिलेख की ये पुस्तक आपको जो बच्चे BA और MA में पढ़ रहे हैं वहाँ भी इस पुस्तक का उपयोग होता है, और अगर जो बच्चे अलग से जो पढ़ना चाहते हैं अभिलेख को एक अच्छे कंटेंट के लेवल पे और अच्छे फैक्ट और कॉन्सेप्ट के लेवल पे, तो वो इस पुस्तक को ले सकते हैं। अगर बात करें शिव स्वरूप सहाय की पुस्तक, तो ये भी एक अच्छी पुस्तक मानी जाती है, और ये आपको एक कह सकते हैं कि जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि PL गुप्ता की 2 लेवल में है और इसमें आपको एक ही बुक मिल रही है, तो ये पुस्तक आपको वो चीज़ें उपलब्ध कराने में सफल रहती हैं। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वरी लाल गुप्ता की पुस्तक लेनी चाहिए। वहीं बात कर लें अपनी तीसरी पुस्तक की, तो ऐतिहासिक भारतीय इतिहास की जो पुस्तक है वो है कृष्णदत्त वाजपेयी, कन्हैया लाल अग्रवाल और संतोष वाजपेयी की पुस्तक है, जो कि शिव स्वरूप पुस्तक के बाद यानी सबसे ऊपर में लास्ट में लगी है। तो ये पुस्तक आपको अभिलेख के रूप में भी ये भी एक अच्छी पुस्तक मानी जाती है, और इनमें से अगर आप कोई भी एक पुस्तक लेते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप विस्तृत में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप PL गुप्ता की लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जो इसमें जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं वो है शिव स्वरूप की पुस्तक है, शिव स्वरूप सहाय की पुस्तक है प्राचीन भारतीय अभिलेख की, तो वो एक अच्छी पुस्तक मानी जाती है। बात करें तो नीचे अगर सेकंड लाइन में बात करें तो ये है डॉक्टर निहारकर की पुस्तक है। ये पुस्तक आपको प्राचीन भारतीय अभिलेख जो पुरातत्व है उनके साथ साथ ये आपको मुद्रा के बारे में भी जानकारी देती है। जो मुद्राओं पे अभिलेख छपे हैं उनके बारे में भी इसमें आपको जानकारी मिल जाती है। अगली जो पुस्तक है वो है डॉक्टर दिनेश चंद्रा की पुस्तक है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित किया जाता है। ये भी प्राचीन भारतीय अभिलेख के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है और डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने इन्हें लिखा है, और इस पुस्तक में भी आपको अभिलेखों से संबंधित जानकारियाँ ठीक ठाक मिल जाती हैं। और अगर बात करें अपनी अगली पुस्तक की तो वो है डॉक्टर रेखा फोगाट की। जैसे कि आपने देखा कि आपके पास 5 पुस्तकें अभिलेखों से संबंधित और जितनी भी जानकारी आपको अभिलेखों से चाहिए वो आपको इन 5 पुस्तकों में से कोई भी अगर आप एक पुस्तक लेते हैं मिल जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके इतर की हमें सर अगर इन पुस्तकों से हट के अगर कोई पुस्तक चाहिए जो हमारे लिए क्वेश्चन बैंक का काम करे तो वो आपको ये डॉक्टर रेखा फोगाट की पुस्तक जो अभिलेखीय प्रश्नोत्तरी से संबंधित है आप इसे ले सकते हैं। इस पुस्तक में आपको प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी अभिलेख हैं उनसे आने वाले जो पूर्व काल में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर जो क्वेश्चंस बने हैं वो तो मिल ही जाते हैं। साथ में अगर आपको कुछ अपडेट क्वेश्चन या कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। बात करें अगर अपनी नेक्स्ट पुस्तक की तो सबसे नीचे में सबसे पहले है वो है भारत के पूर्व कालिक सिक्के, और ये पुस्तक है परमेश्वरी लाल गुप्ता की, और जो उसके बाद अगली पुस्तक है वो है शिव स्वरूप सहाय की पुस्तक है। दोनों ही पुस्तक अपने आप में अच्छी है, आप दोनों में से कोई भी एक पुस्तक ले सकते हैं। बात करें अब भारतीय कला और एवं संस्कृति की पुस्तक नितिन सिंघानिया की है, और उसी के बाद एक दृष्टि की भी है भारतीय इतिहास का जो कला संस्कृति है वो है। जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं या जो भी लोग अपने क्या कहते हैं नेट असिस्टेंट या प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पुस्तकें अच्छी मानी जाती हैं। और इन दोनों में से अगर आप कोई पुस्तक लेना चाहते हैं तो वो है नितिन सिंघानिया की पुस्तक। ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको चित्र के साथ साथ उसके बारे में जो
फैक्ट दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिया है बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। और सच मानिए कि काफ़ी लोग इस पुस्तक को पढ़ते भी हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। शायद ऐसा नहीं है कि अगर जिनके पास नितिन सिंघानिया की पुस्तक नहीं है और जिनके पास दृष्टि की पब्लिकेशन की पुस्तक है वो भी एक अच्छी पुस्तक मानी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आपको नितिन सिंघानिया की पुस्तक लेनी चाहिए, भारतीय कला एवं संस्कृति के जो इतिहास है उससे संबंधित पुस्तक के लिए। नेक्स्ट है हमारी पुस्तक इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। इसमें जो सबसे पहले है वह है ई श्रीधरन की इतिहास लेख एक पाठ्य पुस्तक। दोस्तों यह पुस्तक 2 भाषा में आती है, यानी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। साथ ही साथ इस बुक का कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो इतिहास लेखन के माध्यम से यह एक अच्छा तथ्य परक पुस्तक उपलब्ध है। और दूसरी बात है, ये सभी इतिहास दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों में सबसे नंबर 1 है। इस पुस्तक में आपको अगर बात करें तो सभी इतिहास लेखन के जो भी अवधारणाएं हैं या इतिहासकार हैं उनकी जो दृष्टि कोण है उन सभी का एक अच्छा विवरण आपको इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इतिहास दर्शन की डॉक्टर झारखंड चौबे की पुस्तक, तो यह भी पुस्तक एक इतिहास दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करती है और साथ ही साथ जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको भी इसमें आप देखने को मिल जाते हैं, यानी बहुत ही अच्छी पुस्तक ये भी है। वहीं बात करें इतिहास दर्शन की डॉक्टर परमानंद सिंह की पुस्तक, तो दोस्तों यह पुस्तक भी इतिहास दर्शन से एक अच्छी पुस्तक है और इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट ठीक ठाक मिल जाते हैं। जो अगर बात करें एक अपडेट पुस्तक की और एक सामान्य भाषा की जो पुस्तक की बात करें और जो हर व्यक्ति समझ सके उसके लिए है इतिहास लेखन धारणाएं तथा पद्धतियाँ। यह पुस्तक डॉक्टर KL खुराना और डॉक्टर RK बंसल की पुस्तक है और यह पुस्तक बहुत ही सामान्य भाषा में होने के साथ साथ सभी जो टॉपिक है नेट JRF के और भी जो भी लोग इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण रिसर्च भी करते हैं तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर मिल जाते हैं। बात करें इतिहास लेखन अवधारणाएं विधाएं एवं साधन की, तो ये डॉक्टर VK श्रीवास्तव की पुस्तक है जो कि साहित्य भवन पब्लिकेशन के द्वारा निकलती है और यह भी आपको इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने में मदद करती है। बात करें एक अलग पुस्तक यानी इतिहास लेखन की मैग्रा हिल की पुस्तक जो कि गली बॉय पब्लिकेशन के द्वारा निकलती है, तो यह भी आपको इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको कवर करती है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट के मामले में ये देखा जाए तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक एवरेज बुक हो सकती है। अगर आप इनमें से किसी बुक को लेना चाहते हैं मेरे मामले में तो मैं ये आपको या तो ई श्रीधरन, चूँकि यह बहुत ही टफ लेवल की है लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ई श्रीधरन की एक पुस्तक है। और अगर बाकी आप देखेंगे तो इसमें की जो ऊपर की बाकी की 2 पुस्तकें डॉक्टर झारखंड चौबे और डॉक्टर परमानंद सिंह, यह भी एक आपकी पुस्तक अच्छी हो सकती है। अगर बात करें अपडेट पुस्तक और एक अच्छी सामान्य भाषा की पुस्तक तो इतिहास लेखन धारणाएं तथा पद्धतियाँ है जिसे आप ले सकते हैं। विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो पुस्तक मिल रही है वो है कृष्ण कुमार मंडल की और यह पुस्तक आपकी UPSC लेवल के तौर पर ज़्यादा पसंद की जाती है। साथ ही साथ जो लोग DSSB की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी जो लोग इस पुस्तक को पढ़ते हैं उनके लिए भी ये पुस्तक अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप कॉन्सेप्ट के बेस पे एक अच्छी पुस्तक ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपकी जैन एंड माथुर एक अच्छी पुस्तक होती है और ग्रेड 1 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो जैसे कि अरविंद भास्कर की पुस्तक हो गई विश्व इतिहास की, वो आपके लिए बेहतर होगी। जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं उनके लिए आप जान सकते हैं जो ऊपर की 3 पुस्तकें हैं वे इस लेवल पे तैयारी की करते ही हैं। साथ ही साथ अखिल मूर्ति जो पब्लिकेशन है, अखिल मूर्ति की दृष्टि पब्लिकेशन की है और इसे भी लोग विश्व इतिहास के तौर पर पसंद करते हैं। साथ ही साथ एक आप देख पा रहे होंगे कुमार नलिन की जो पुस्तक है ये भी पुस्तक ज़्यादा पसंद की जाती है और उसी के ऊपर आपको देख पा रहे हैं कि पहली लाइन में जो हमारी छूट गई थी ये है दीनानाथ वर्मा की पुस्तक। ये भी आपको UPSC लेवल में जो लोग प्रिपरेशन करते हैं प्रीलिम्स की या जो भी लोग मेंस की तैयारी करते हैं उसे इस पुस्तक को लेते भी हैं और पसंद भी करते हैं। लेकिन बात करें कि इनमें से सबसे बेस्ट पुस्तक कौन सी है, अगर जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपकी अरविंद भास्कर की जो विश्व इतिहास की पुस्तक है वह बेहतर साबित होती है और एक अच्छी पुस्तक भी है। वहीं स्पेक्ट्रम की भी एक विश्व इतिहास की पुस्तक आती है जिसे फैक्ट जो कि फैक्ट पर तो आधारित है ही है और जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी
जो आधुनिक कालीन स्पेक्ट्रम की पुस्तक आती है वो किस प्रकार से है, तो उसी प्रकार से इसमें भी एक अच्छे फैक्ट के तौर पर यह पुस्तक मिल जाती है। बाकी अगर देखा जाए तो अभी भी आज भी जो लोगों की पसंद है उसमें जैन एंड माथुर की बेस्ट बुक मानी जाती है। अगर आपके पास समय है और पढ़ने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जैन एंड माथुर की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है, फैक्ट भी अच्छे हैं और इनका जो लेखन शैली है वो भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर आप इनमें से कोई भी एक किताब लेते हैं तो उसमें एक बेहतर किताब कौन सी होगी, तो उसमें जिस हिसाब से की आपकी तैयारी है और अगर आपका समय है तो जैन एंड माथुर आपके लिए बेस्ट होगी। और दूसरी अगर कोई पुस्तक माने तो इसमें आपकी अरविंद भास्कर की पुस्तक बेहतरीन साबित होगी। बाकी सभी पुस्तकें अच्छी हैं और जो भी आपके पास है अवेलेबल है आप उसी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं और एक अपनी तैयारी के लिए बेटर बनाना चाहते हैं तो अगर आप ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अरविंद भास्कर की या आप जो स्पेक्ट्रम की पुस्तक है ये भी अच्छी है और अखिल मूर्ति की है ये भी आप ले सकते हैं। वहीं बात करें अगर आपके पास समय अधिक है तो अगर आप जो पुस्तक लेना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पे एक बेहतरीन पुस्तक के तौर पे तो जैन एंड माथुर की बेस्ट पुस्तक मानी जाती है, आप इसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में मैंने उन पुस्तकों को रखा है जो कहीं ना कहीं इतिहास की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ये पुस्तकें। तो इसे इसी आधार पर रखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इतिहास में जो पुरातत्व विमर्श है, जो भी लोग आर्कियोलॉजी लेते हैं उनके लिए भी पुस्तक तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन अगर जो लोग हिस्ट्री लेते हैं उनके लिए भी ये पुस्तक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपको अगर जो पाषाण काल या पुरातत्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है इतिहास की दृष्टि से तो वो टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उनसे संबंधित बहुत सी ऐसी जानकारियाँ यहाँ पर आपको एक रिसर्च के तौर पर प्रस्तुत होती हैं और यह एक प्रमाणिक पुस्तक भी है, तो आप इस पुस्तक को भी ले सकते हैं। बात करें अगर मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास की, जो कि इरफान हबीब की है और मैंने इसी सेशन में जो आपको बताया था मध्यकालीन भारत इरफान हबीब की, तो उस पुस्तक को इस पुस्तक के साथ पढ़ना चाहिए। और अगर आप इन दोनों ही पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपका जो मध्यकालीन भारत से संबंधित जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की पुस्तक की। तो यह पुस्तक सौरभ चौबे की पुस्तक है और इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा वो सिविल सेवा से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनसे संबंधित जो भी आपको टॉपिक चाहिए या टॉपिकल प्रश्न चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो भी लोग इसी नेट JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर और KVS है, NVS है, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वही दूसरी लाइन में इन्हीं की एक पुस्तक आती है सौरभ चौबे की भारतीय इतिहास की, वो भी आप ले सकते हैं। ये पुस्तक GIC, TGT, PGT इन सभी के लिए है और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये पुस्तक भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं कि ये पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट हम बात कर ले हमारी जो पुस्तक है वो है भारतीय इतिहास आर्य कंपटीशन की। तो दोस्तों इस किताब में आपको जो देखेंगे तो आपको वन लाइनर जो टॉपिक क्वेश्चन होते हैं इतिहास के उसे वन लाइनर के माध्यम से समझाया गया है और आप उसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई पुस्तक पढ़ी है और उसके बाद अगर आप किसी और पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी एक वन लाइनर के तौर पर अगर आप इतिहास को आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो आर्य कॉम्पिटिशन्स की जो पुस्तक है इसमें आपको तीनों काल यानी प्राचीन, मध्य भारत और आधुनिक काल तीनों ही मिल जाता है। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है दिव्य दृष्टि पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास नीरज पांडे सर की और यह पुस्तक आपको तीनों ही कंटेंट यानी कि प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ इसमें आपको वन लाइनर के साथ कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा मिल जाता है और पुस्तक को समझना बहुत ही आसान है, अच्छी लैंग्वेज में है। इस पुस्तक में भी आपको आर्य कंपटीशन के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा कंटेंट मिलेगा और फैक्ट अच्छे होंगे, कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक है और आप इस पुस्तक को लेकर अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। जो भी लोग नेट JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT हुआ या GIC हुआ,
उसके लिए भी ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर बात करें हम नेक्स्ट बुक की, जो कि हमारी लास्ट लाइन में उपलब्ध है, एनसीईआरटी की जो संक्षिप्त इतिहास की पुस्तक है। इस पुस्तक में आपको एनसीईआरटी से संबंधित जो भी इतिहास है उसको समझने में मदद मिलेगी। इस पुस्तक में आपको इसके साथ विश्व इतिहास भी मिल जाता है। और अगर बात करें कि किन एग्ज़ाम्स के लिए बेटर है, तो दोस्तों ये है, अगर आप जो भी लोग ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो उसके लिए बुक अच्छी है। क्योंकि इस बुक में आपको इतिहास को समझने के लिए जिस प्रकार से जो कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं और रंगीन चित्र भी हैं, तो वो थोड़ा सा आकर्षित भी होती है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर बात करें हम नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो बुक्स है वो पढ़ना आपके लिए बेटर होगा। अगर बात करें हम अपनी नेक्स्ट बुक की, तो वो है ऐतिहासिक मानचित्रावली। और इस पुस्तक को पढ़ने के लिए जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको अक्षांश और देशांतर का जो विवरण दिया है बहुत ही अच्छा आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर पुस्तक की बात करें तो इसमें आपको ब्लैक एंड वाइट के रूप में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, चित्रण आपको उसी के रूप में भी दिया है, विवरण थोड़ा सा कम दिया है, लेकिन फिर भी ये पुस्तक आपके जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक ठाक कहने का मतलब अच्छी मिल जाती है और उसी के लिए पुस्तक बेटर भी है। अगर बात करें हम अपनी ऐतिहासिक मानचित्रावली की, जो कि हमारी दूसरी पुस्तक है महेश कुमार वर्णवाल की, तो अगर आप ये पुस्तक लेते हैं तो इसमें आपको हर एक, जैसे कि प्राचीन भारत है, मध्य भारत है, आधुनिक भारत है, उससे संबंधित बहुत से चित्र मिल जाते हैं और उन चित्रों के माध्यम से आप इतिहास को एक मानचित्र के तौर पर जो विवरण दिया है वो प्रस्तुत होता है और आपको समझने में भी मदद मिलती है। तो जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो फिलहाल स्पेक्ट्रम ही लेना चाहिए। और अगर आप और कोई मतलब साथ ही साथ इस पुस्तक को भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं महेश कुमार वर्णवाल की। वरना अगर जो अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें मानचित्र के माध्यम से जो भी प्रश्न आते हैं उसे समझने के लिए इस पुस्तक को जो कि महेश कुमार वर्णवाल की है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पुस्तक से संबंधित वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जो पुस्तकों के बारे में अभी भी कंफ्यूज है तो सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि पुस्तकें इतिहास की बहुत सारी हैं, लेकिन आप उन पुस्तकों को अगर खरीद पाने में सक्षम है और पढ़ पाने में सक्षम है तो अवश्य लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो आप सब की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर कौन सी पुस्तक ली जाए, कौन सी ऐसी सेलेक्टेड पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ने से कि हम अपना जो पेपर है उसे क्लियर कर सकें, तो उसी से संबंधित आज का ये वीडियो था। और आशा है आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।